जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 11 का सब्जेक्ट जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 11 में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी पैटर्न पर आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम का मॉडल पेपर आएगा, तो आपको इसी पैटर्न पर अपने हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग उसको कवर करेंगे, इसके बाद हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा है। आत्मकथा, जीवनी, यात्राव्रत और उपन्यास। तो यहाँ पर जो पैरों में पंख बांधकर कृति है उसकी विधा क्या है? उसकी विधा है यात्रा व्रत। क्या है? यात्रा व्रत या फिर यात्रा व्रतांत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, यात्रा व्रत। इसके बाद है कबीर पुस्तक के लेखक हैं। तो कबीर पुस्तक के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विद्या निवास मिश्र। तो यहाँ पर जो कबीर पुस्तक के लेखक हैं वे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था। तो हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था इलाहाबाद से, दिल्ली से, कानपुर से, वाराणसी से। तो यहाँ पर जो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन होता था वो कहाँ होता था? प्रयाग से। कहाँ से? प्रयाग यानी कि इलाहाबाद से होता था। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कमलेश्वर। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका अगला है, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? दूहा के नाम से, साखी, सबद, पद के नाम से। तो कबीर के दोहों को साखी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है विद्यापति कवि हैं। तो विद्यापति कवि हैं भक्ति काल के, आदिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के। तो विद्यापति किस काल के कवि हैं? विद्या कवि जो हैं आदिकाल के कवि हैं। कब के हैं? आदिकाल के कवि हैं। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, आदिकाल के। इसके बाद है राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। तो राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं कुंभन दास, परमानंद दास, नाभा दास, चतुर्भुज दास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नाभा दास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, नाभा दास। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीत मुक्त काव्य धारा का है? चिंतामणि, केशव दास, ठाकुर, देव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन से कवि रीत मुक्त काव्य धारा के? तो वो है ठाकुर। कौन है? ठाकुर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका अगला है, यातायात चित्र संकेतों की श्रेणी में नहीं है। खतरे की चेतावनी देने वाले संकेत, विनियामक संकेत, सूचनात्मक संकेत, विज्ञापन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, विज्ञापन। इसके बाद लाल रंग के गोलाकार संकेत होते हैं आदेशात्मक, चेतावनी देने वाले, सूचनात्मक, प्रेरणात्मक। तो यहाँ पर जो लाल रंग के गोलाकार संकेत होते हैं वो कैसे होते हैं? आदेशात्मक होते हैं। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं चौथे प्रश्न पर। तो चौथे प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर आपको क्या हो? गद्यांश दिया रहेगा, गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको गद्यांश दिया गया, पूरा आपको पढ़ना है। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। जैसे पाठ का शीर्षक सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो यहाँ पर पाठ का शीर्षक क्या हो जाएगा? पाठ का शीर्षक हो जाएगा भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। क्या शीर्षक होगा? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। और लेखक का नाम क्या हो जाएगा?
लेखक का नाम हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। और शीर्षक का नाम हो जाएगा भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। लेखक के अनुसार हमारे सार किसके अनुसार होने आवश्यक हैं? लेखक के अनुसार धर्म का आशय किस प्रकार के आचरण से है? अंग्रेजों की धर्म नीति के संबंध में भारतेंदु जी क्या कहते हैं? तो ये सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। अथवा में आपको दूसरा गद्यांश दिया जाता है। अगर आपको मान लीजिए पहला वाला गद्यांश के प्रश्न नहीं आते हैं तो आप अथवा में दूसरा दिया गया उसे कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही आपको प्रश्न दिए जाएंगे। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो इसका बिल्कुल सिंपल, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसी का आंसर हम जो है कमेंट में पिन कर देंगे। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, सूर्यदेव के स्वभाव के संबंध में लेखक ने क्या कहा है? प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्यदेव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में और क्या कहा गया है? सूर्यदेव को सभी के प्रति समानता के संदर्भ में इन पंक्तियों में क्या कहा गया है? तो यहाँ पर आपको पूरा गद्यांश पढ़ना है, ठीक है। उसके बेसिस पर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न रहता है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको पद्यांश दिया जाता है, उसको आपको पढ़ना होता है। उसको पढ़ के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वही होता है कि दोहे के पाठ का नाम और कवि का नाम बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा दोहा साखी से लिया, किसके लिया गया? साखी से लिया गया है। और इसके जो कवि हैं वो हो जाएंगे कबीर दास। कौन हो जाएंगे? कबीर दास हो जाएंगे। इसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, ठीक है। अथवा में अगर आपको ऊपर नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। अथवा में दिया गया है कविता का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो ये सबसे है, कविता का शीर्षक क्या है? भ्रमर गीत। क्या है? भ्रमर गीत है। और इसके जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे सूरदास। कौन हो जाएंगे? सूरदास जी हो जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। श्री कृष्ण गोपियों से क्या कहकर गए थे? अब उन्हें कितना समय व्यतीत हो गया है? विरह की स्थिति में गोपियों पर कौन घात लगाए बैठा है? श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों के पास और केवल क्या उपाय शेष रह गया है? तो इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं। इसके बाद इसी में आपका 6वां प्रश्न है। तो 6वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा आपकी 80 शब्द रहेगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पोर्ट सिंह, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर आपको 3 लेखक का नाम दिया गया है। 3 लेखक में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा यहाँ पर आपकी 80 शब्द रहेगी। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, यहाँ पर आपको 3 कवियों के नाम दिए गए हैं। 3 कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 7वां प्रश्न है, कलिका दोन का चरित्र गतिशील चरित्र है। इस कथन के आधार पर बलिदान कहानी का पात्र कलिका दीन का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी यहाँ पर जो आपकी जो बलिदान कहानी है उसमें जो कलिका दीन जो चरित्र है उसका आपको चरित्र चित्रण करना है, ठीक है। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, कहानी के तत्वों के आधार पर आकाशदीप कहानी की आलोचना आपको करनी है। तो यहाँ पर इन दोनों में से आपको कोई एक करना रहेगा। जो आपको इसमें सिंपल लगता हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद अगला है, स्वपठित नाटक की नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा स्वपठित नाटक के द्वितीय अंग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। यानी आपके सिलेबस में जो भी नाटक है उसका आप चरित्र चित्रण, नायक का चरित्र चित्रण कर सकते हैं या फिर द्वितीय अंक की कथा वस्तु आपको संक्षेप में लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा खंड खा। यहाँ से हमारे संस्कृत के ग्रामर के जो है क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर देखिए, अथवा में आपको 2 संस्कृत गद्यांश दिए जाएंगे, ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। तो 2 दिए आगे, 2 में से आपको कोई एक करना है। जो आपको आता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे। उन दोनों श्लोकों में से जो श्लोक आपको आता है उसका आपको जो है संदर्भ के साथ में आपको उसकी व्याख्या करनी होगी, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर आता हो। इसके बाद यहाँ पर है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर जो है अपने वाक्य में प्रयोग देना। तो यहाँ पर देखिए, ईंट से ईंट बजाना, ओखली में सिर देना, आकाश पाताल करना, बहुत मेहनत करना, उल्टी गंगा बहाना। तो ये सभी आपको मुहावरे जो है याद कर लेने। मुहावरे बिल्कुल सिंपल हैं, इनकी आपको कुछ नहीं करना, एक बार देख लेंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसी टाइप के आपके एग्जाम में मुहावरे आएंगे, कोई एक आपको करना होगा, 2 नंबर आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करके यहाँ पर आपको लिखने हैं।
तो यहाँ पर इत्येव, इत्येव का संधि विच्छेद इति धन एव, इति धन एव, और इसके बाद है इत धन एव, और इसके बाद जो यहाँ पर है इति धन वा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, इति धन एव। इसके बाद है अत्याचार का संधि विच्छेद है। तो अत्याचार का संधि विच्छेद अत्याधनचारा, अत्यधन आचारा, अतिधन आचारा, अत्याधन आचारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, अतिधन आचारा। इसके बाद है सतीश का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर देखिए सतधन ईशा, सतधन ईशा, सतीधन ईश और सतीधन ईशा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार जो है आपको यहाँ पर क्या करना है? उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका है जगताम। क्या है? जगताम। तो यहाँ पर आपको बताना है द्वितीय व्यक्ति द्विवचन है, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है, या फिर षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। इसके बाद है सर्विद्ध में आपको बताना है द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन है, तृतीय व्यक्ति बहुवचन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति बहुवचन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला है अन्न और अन्य। तो एक अन्न का मतलब होता है अनाज। क्या होता है? अनाज होता है। और एक अन्न का अर्थ होता है दूसरा। क्या होता है? दूसरा। तो यहाँ पर देखिए अनाज और दूसरा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अन्न का मतलब अनाज और अन्य का मतलब दूसरा। इसके बाद है शुत और शूत। तो शुत का मतलब होता है पुत्र और शूत का मतलब होता है सारथी। तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे पिता और पुत्र, पुत्र और सारथी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नाक का अर्थ नहीं है नरक, स्वर्ग, नासिका, इज्जत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरक। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है उदधि शब्द का सही अर्थ नहीं है उत्तम दधि, समुद्र, सागर, जलधि। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो स्त्री कविता लिखती हो कवित्री, कविता, काव्यांगना, काव्यांजलि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो स्त्री कविता लिखती है उसे कहते हैं कवित्री, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दोपहर के बाद का समय। तो दोपहर के बाद के समय कहते हैं दोपहरिया, सांझ ढले, अपरनः, पूर्वः। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोपहर के बाद के समय कहते हैं अपरनः। क्या कहते हैं? अपरनः, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका है सही उत्तर विकल्प चुनकर किन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो मेरा प्राण संकट में है वाक्य में अशुद्धि है वचन संबंधी, लिंग संबंधी, कारक संबंधी, क्रिया संबंधी। तो यहाँ पर जो मेरा प्राण संकट में, इसमें वचन संबंधी त्रुटि है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका स्वास्थ्य कैसा है में रेखांकित का शुद्ध रूप होगा। तो स्वास्थ्य यहाँ पर रेखांकित है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए थे, ये देख लीजिए ऑप्शन दिए गए थे स्वस्थ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका 13 प्रश्न है करुण रस अथवा हास्य रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण लिखिए। श्लेष अथवा रूपक अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। चौपाई अथवा हरि गीत का छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण दीजिए। ये सभी आपको करने हैं, 2-2 नंबर में आपको ये देखने को मिलते हैं, ये कंपलसरी आपको करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला है स्थानीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक को अपने कृषि फॉर्म पर नलकूप यानी ट्यूबवेल लगवाने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपनी ग्राम सभा में एक स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त करने हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से आपको कोई एक करना है जो आपको इसमें से सिंपल लगता हो। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में आपको निबंध लिखना है। दूरदर्शन, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार समस्या और निवारण, विद्यार्थी और अनुशासन। तो यहाँ पर आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं। इन 4 टॉपिक में से आपको कोई एक टॉपिक पर निबंध लिखना होगा। ठीक है,
तो ये पूरा जो है आपका क्लास 11 का सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।